74,000 पहले इंडोनेशिया में एक ऐसा भयानक ज्वालामुखी फटा जिसने पूरी पृथ्वी को एक डार्क एज में धकेल दिया। आसमान हफ्तों तक काला रहा, सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई और तापमान भयानक रूप से गिर गया। विज्ञान की पूरी पुस्तकें कहती हैं कि इस टोपा सुपर इरप्शन में मानव जनसंख्या को लगभग समाप्त कर दिया था। जेनेटिक्स में इसे जेनेटिकल बॉटलनेक कहा जाता है। खासकर भारत के विषय में तो यह माना जाता है कि यहाँ रहने वाले शुरुआती मनुष्य इस राख के नीचे दबकर पूरी तरह से मिट गए। लेकिन मध्य भारत की जमीन के नीचे से निकले एक सच ने अफ्रीका से निकलने वाली मानव विकास की थ्योरी को पूरी तरह से पलटकर रख दिया है। भारत में इस ज्वालामुखी की राख की एक मोटी परत मिली है, लेकिन राख की उस मोटी परत के ठीक नीचे और आश्चर्यजनक की बात यह है कि राख की उस परत के ठीक ऊपर बिल्कुल एक जैसी एडवांस हथियार मिले हैं। इसका सीधा सा अर्थ समझते हैं, वो सभ्यता नष्ट नहीं हुई थी। उन्होंने न सिर्फ उस प्रलय को झेला था बल्कि अपनी तकनीक को भी बचा लिया था। लेकिन वो लोग कौन थे, और अगर वो इतने ही एडवांस थे तो वो इतिहास से एकाएक विलुप्त कहां हो गए? इस प्रश्न का उत्तर जमीन पर है ही नहीं, बल्कि वो खारे पानी के नीचे दबा हुआ है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये आगे चलकर हमारी इस पूरी थ्योरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेगा। बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि हम मानव 2 लाख साल पहले अफ्रीका से इवॉल्व हुए और हमारी सभ्यता बस 10,000 वर्ष पहले की है। आइस एज समाप्त होने के बाद आरंभ हुई है। साइंस मानता है कि मानव विकास एक सीधी रेखा में हुआ है। पहले हम जंगल में रहे, फिर खेती सीखे और फिर शहर बनाए। इस थ्योरी को लीनियर प्रोग्रेस थ्योरी कहा जाता है। सुनने में यह बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि हमें आमतौर पर यही पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन जब हम भारत के प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों को देखते हैं तो वहां पर समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है। वहां युग और कल्प की बात होती है। एक कल्प यानी 4.32 बिलियन वर्ष। अद्भुत बात यह है कि आज का मॉडर्न साइंस भी पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 बिलियन ईयर बताता है। हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले ही बिना किसी टेलीस्कोप के ब्रह्मांड की आयु का इतना सटीक कॉस्मिक मैथ कैसे लिख रहे थे? अभी शायद ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपके मस्तिष्क के सारे तार जुड़ जाएंगे। यहीं पर एंट्री होती है नर्मदा मेन की। 1982 में मध्य भारत की नर्मदा घाटी में एक जीवाश्म मिला था। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि ये होमो इरेक्टस है, यानी एक बहुत ही प्राचीन मानव प्रजाति। लेकिन जब इसका एडवांस मीट्रिक एनालिसिस हुआ तो पता चला कि इसके अंदर मॉडर्न मनुष्य और प्राचीन मनुष्य दोनों के गुण मौजूद है। ये एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल था जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर विमर्श कर दिया है। इसके ठीक पास में कुछ एडवांस पत्थर के हथियार मिले हैं। इन्हें एक्यूलियन टूल्स कहा जाता है। यह हथियार की बनावट इतनी सटीक थी कि इन्हें बनाने के लिए एक बहुत ही हाई कॉन्ग्रेटिव लेवल चाहिए होता है। आसान शब्दों में कहे तो सोचने और समझने की अति विकसित क्षमता चाहिए होती है। ये भारत की धरती पर मानव चेतना का सबसे पहला ठोस प्रमाण है। यह विकास किसी एक सीधी रेखा में नहीं हुआ, बल्कि कई अलग अलग प्रजातियां एक साथ आकर रह रही थी। अब वापस चलते हैं उसी राख की परत पर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। मध्य भारत में सोन नदी की घाटी में एक स्थान है, ढाबा साइट। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ गहराई में खुदाई की तो उन्होंने उसी टोबा ज्वालामुखी की राख वहां पर उनको मिली, जिसे जियोलॉजी में यंगेस्ट टोबा टफ कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि राख के ऊपर और नीचे एक जैसे एडवांस हथियार मिले हैं, जिन्हें लेवलवा स्टाइल टूल्स कहा जाता है। इन हथियारों को बनाने के लिए ज्योमेट्री का सटीक ज्ञान और पत्थरों को तोड़ने की एक विशेष तकनीक चाहिए होती है। ये कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिन्हें किसी ने भी गलती से पत्थर पर पटक कर बना लिया हो। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भारत में रहने वाले वो मनुष्य उस भयानक प्रलय में मरे नहीं थे। उन्होंने न सिर्फ उस प्रलय को झेला बल्कि अपनी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसी जटिल कला को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रॉपर भाषा, एक समाज और एक एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है। ढाबा साइट पर लगभग 80,000 वर्षों तक मनुष्यों के लगातार वहां रहने का एक अनब्रोकन रिकॉर्ड मौजूद है। अब आप खुद सोचिए, मेन स्ट्रीम साइंस कहता है कि मनुष्य अफ्रीका से सिर्फ 60,000 साल पहले निकले। अगर हम 60,000 वर्ष पहले ही भारत पहुंचे तो ढाबा साइट पर 80,000 वर्ष पहले वो एडवांस हथियार कौन बना रहा था? टाइमलाइन तो पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी लगता है कि हमारा इतिहास पुस्तकों में आधा अधूरा और एक विशेष एजेंडे के तहत लिखा गया है? अपना लॉजिक मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। तो अगर
80,000 वर्ष पहले भारत में एक ऐसी एडवांस और स्मार्ट सभ्यता रह रही थी जो महाज्वालामुखी विस्फोट से भी बच गई थी। तो उनके बनाए हुए विशाल शहर आज जमीन पर क्यों नहीं दिखते हैं? याद है मैंने शुरुआत में कहा था कि इसका उत्तर पानी के नीचे है। आज से लगभग 10 से 12,000 साल पहले लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम यानी आइस एज का अंत हुआ था। आसान भाषा में समझे तो पूरी पृथ्वी पर जमी बर्फ के विशाल पहाड़ पिघलने लगे। समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ा। जो हिस्से कभी रहने लायक थे, मैदानी क्षेत्र थे, वो समुद्र के अंदर समा गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनो टेक्नोलॉजी ने गुजरात के मल्फ ऑफ खंबात के नीचे सोनार स्कैनिंग की। पानी के 40 मीटर नीचे उन्हें एक विशाल शहर जैसा ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर मिला। वहां बिल्कुल सीधी दीवारें और घरों के अवशेष मौजूद थे। वहां से निकाली गई एक लकड़ी की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो 9,500 वर्ष पुरानी है। भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका के समुद्र के नीचे भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी को विशाल पत्थर के एंकर और डूबे हुए बंदरगाह मिले हैं। हम पुराणों में मनु वैवस्य की जल प्रलय की कथा सुनते आए हैं। सदियों से हमने इसे केवल एक माइथोलॉजी मान लिया है, लेकिन ये समुद्र के नीचे मिलने वाले साक्ष्य स्पष्ट बता रहे हैं कि वो जल प्रलय कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। वो आइस एज के पिघलने का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन था। ज्वालामुखी ने उन्हें जलाने का प्रयास किया, वो बच गए। समुद्र ने उनके शहरों को डुबो दिया, लेकिन वो फिर भी जीवित रह गए। पत्थरों और डूबते हुए शहरों के प्रमाण तो समय के साथ में नष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने सर्वाइवल का सारा डेटा एक ऐसी जगह सेव करके रखा है जिसे कोई प्रलय मिटा नहीं सकती है। और वो डेटा कहीं बाहर नहीं, बल्कि ठीक इसी समय आपके अपने और मेरे शरीर के अंदर मौजूद है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी हमें बताती है कि मध्य एशिया से कुछ लोग आए और उन्होंने भारत में भाषा और सभ्यता बसाई। लेकिन जब मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भारत की मैटरनल जेनेटिक लाइन यानी मां से बच्चे में जाने वाले डीएनए की जांच की, तो परिणाम अचंभित करने वाले थे। भारत की जनजाति जैसे कोल, भील और गोंड, जिनका स्पष्ट वर्णन रामायण और महाभारत में आता है, उनका डीएनए टेस्ट किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन जनजातियों का मैटरनल डीएनए लगभग 60,000 वर्ष पुराना है। सरल शब्दों में इसका अर्थ यह है कि 60,000 वर्षों से बिना किसी रुकावट के ये जेनेटिक लाइन भारत की भूमि पर लगातार मौजूद है। आज विज्ञान जिसे एंशिएंट एस्ट्रल साउथ इंडिया बेस कहता है, वो असल में उसी सर्वाइवल का डीएनए है। 2019 में राखीगढ़ी में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के एक महिला के कंकाल का डीएनए निकाला गया। उस महिला के जीनोम में कोई भी बाहरी या सेंट्रल एशियन डीएनए नहीं था। मतलब सिंधु घाटी के लोगों ने कृषि करना और इतने एडवांस शहर बसाना बिना किसी बाहरी सहायता के खुद सीखा था। आज भी भारतीयों के शरीर में निएंडरथल्स और डेनिसेवन जैसे प्राचीन प्रजातियों का भारी मात्रा में डीएनए मौजूद है। भारत मानव विकास का एक बहुत गहरा और प्राचीन केंद्र था। जब पुराणों में लाखों वर्षों की वंशावली और राजाओं के लंबे शासनकाल का वर्णन आता है, तो वो कोई परी कथा नहीं है, वो इसी अखंड जेनेटिक मेमोरी को याद रखने का एक प्राचीन तरीका था। हमारे पूर्वजों ने यह सुनिश्चित किया था कि प्रलय आए या फिर सभ्यता नष्ट हो जाए, लेकिन जीवन की ये बायोलॉजिकल श्रृंखला कभी टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन जेनेटिक्स हमें यह तो बता देता है कि हमारा शरीर कैसे बचा रहा, पर वो एडवांस चेतना या गहराई से विचार करने की क्षमता हमारे भीतर कहां से आई है? एक साधारण शिकारी मानव ने एकाएक आध्यात्म, कला और चेतना के इतने ऊंचे स्तर को कैसे छू लिया है? भीमबेटिका की 10,000 से भी अधिक पुरानी रॉक पेंटिंग इस बात का साक्षात प्रमाण है कि हम सिर्फ सर्वाइवल नहीं कर रहे थे, हम इवॉल्व हो रहे थे। इन चित्रों में एक साधारण शिकारी समूह को एक विकसित और आध्यात्मिक समाज में बदलते हुए देखा जा सकता है। लेकिन इस पूरी थ्योरी में अभी एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली बची हुई है। बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप या फिर स्पेस सैटेलाइट के हजारों वर्ष पूर्व रहने वाले उन लोगों ने अंतरिक्ष की इतनी विशाल और जटिल गणित को कैसे कैलकुलेट कर लिया था? उन्होंने कैसे जान लिया था कि पृथ्वी का मौसम, महाप्रलय और ब्रह्मांड की चाल आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं? पुराणों में 12,000 और 24,000 वर्ष की प्रीसेशनल साइकिल यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के इतने सटीक समय का वर्णन है। वो आज के सुपर कंप्यूटर के डेटा से बिल्कुल मैच करता है। इसे डिटेल में समझने के लिए हमें प्राचीन कॉस्मिक साइंस को गहराई से देखना होगा। भारत का सच्चा प्राचीन इतिहास किसी खोए हुए एलियन गैजेट या फिर चमत्कार में नहीं छिपा हुआ है। ये इतिहास हमारे भीतर दौड़ते 60,000 वर्ष पुराने जेनेटिक कोड, भीमबेटिका की प्राचीन कला और भयानक प्रलय से बचने की अखंड स्मृति में जीवित है। सभ्यताएं पत्थरों में नहीं,
चेतना में अमर हो जाती हैं। और अगर आप इस चेतना के विकास और प्राचीन विश्व के सबसे गहरे इतिहास को एक और एंगल से समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि कैसे इस प्राचीन भारतीय चेतना और ज्ञान का प्रभाव विश्व की दूसरी महान सभ्यताओं तक भी पहुंचा था। स्क्रीन पर आ रहे भारत और मिस्र एक ही थे वाले वीडियो पर क्लिक करें और मैं आपसे वही मिलूंगा। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।